वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। बजट 2022 में काफी चेंजेस हुई है इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटेड, उस बारे में हम बात करेंगे। कुछ चेंज वेलकमिंग है और काफी चेंजेस प्रॉब्लमेटिक है जो जेन्युइन बायर है उनके लिए। अब बायर को होली डिपेंडेंट होना पड़ेगा सप्लायर पे। सप्लायर अगर सही से जीएसटी का कंप्लायंस नहीं कर रहा है तो जो जेन्युइन बायर है उनको फिर प्रॉब्लम उठाना पड़ सकता है, वो क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। तो क्रेडिट को काफी रिस्ट्रिक्ट करने का कोशिश किया गया है बजट 2022 में। तो देखेंगे कि कैसे रिस्ट्रिक्ट किया गया, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए गए और क्या वेलकमिंग चेंज है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या कंडीशन है सेक्शन 16 की। उससे पहले मैं बता दूं, मैंने काफी कोशिश की है कि मैं आपको इजी वे में बता सकूं, इसलिए मैंने चार्ट फॉर्म में बनाया है। प्लस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में चाहिए जरूर बताएं। तो कंडीशन क्या है आईटीसी लेने का। सप्लायर ने सामान जो है वो बेचा रेसिपेंट को, तो उस रेसिपेंट के पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। सप्लायर ने पेमेंट कर दी हो गवर्नमेंट को और रेसिपेंट ने रिटर्न की फाइलिंग कर दी हो, ये सारी कंडीशन हमें पता है। और एक जनवरी 2022 में कि जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तब आपको क्रेडिट मिलेगा। अब इसके अलावा और एक चेंज आया है जो हार्डशिप क्रिएट कर सकता है जेन्युइन बायर के लिए। Section 16, subsection 2BA. Input tax credit with respect to a supply can be availed only if such credit has not been restricted in details communicated to taxpayer under Section 38. अब ये लोग एक सेक्शन प्रोवाइड करने वाले हैं जीएसटीआर 2B में, जहां ये लोग बताएंगे कि आपका क्रेडिट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है आपका क्रेडिट, और सेक्शन 38 के हिसाब से रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। सेक्शन 38 जो बताता है फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई के बारे में, वो सब्स्टिट्यूट किया गया है। सब्स्टिट्यूट करके उन्होंने क्या डिटेल्स डाला है हम देखते हैं। तो डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई जो आपका ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट होता है जीएसटीआर 2B में, वो दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड करने का सोचा है। क्रेडिट ऑफ आईटीसी मे बी अवेलेबल टू द रेसिपेंट, मे बी मतलब सब्जेक्ट टू कंडीशन, वो आपको देखना है, आपको बता देंगे ये आपको आईटीसी मिल सकता है। और क्रेडिट कैन नॉट बी अवेलेबल आइदर होली और पार्टली, तो आइदर होली और पार्टली क्रेडिट आपको नहीं मिल सकता। तो क्या रिस्ट्रिक्शन है कि क्रेडिट आपको नहीं मिल सकता। On account of details of said supply being furnished under section 37(1) by any registered person, तो रजिस्टर्ड पर्सन मतलब जो आपका सप्लायर जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसने डिटेल फर्निश किया है 37 सबसेक्शन 1 में, मतलब डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई within such period of taking registration, registration के within such period प्रिस्क्राइब किया जाएगा इसको कि कितने समय में, रजिस्ट्रेशन के कितने समय में उसने डिटेल्स फर्निश किया है जीएसटीआर 1 में। डिफॉल्टेड इन टैक्स पेमेंट एंड डिफॉल्ट कंटिन्यू फॉर सच पीरियड एज प्रिस्क्राइब्ड। तो मैंने आपको कहा ही था शुरू जैसे ही स्टार्ट हुआ था वीडियो कि अब हम लोग पूरा डिपेंडेंट हो जाएंगे सप्लायर के। अगर सप्लायर ने टैक्स का डिफॉल्ट किया है और डिफॉल्ट कंटिन्यू होगा कुछ पीरियड के लिए जो प्रिस्क्राइब किया जाएगा, उस कारणवश हम आईटीसी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, हम आईटीसी नहीं ले पाएंगे, वो बता दिया जाएगा क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल्ड। ठीक है, अब जीएसटीआर 1 जो उसने फर्निश किया है, अगर उसके आउटपुट टैक्स पेड से ज्यादा है, मतलब उसके जीएसटीआर 3B से ज्यादा है, बाय सच लिमिट एज मे बी प्रिस्क्राइब, अभी तक प्रिस्क्राइब हुआ नहीं है, होगा कि कितना लिमिट से अगर एक्सीड कर रहा है जीएसटीआर 1 3B से, तो हमें क्या नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा। सामने वाले की गलती और हमें क्रेडिट नहीं मिल रहा है। सामने वाला फर्निश जीएसटीआर 1 में कर रहा है, लेकिन अगर आउटपुट टैक्स पेड नहीं कर रहा है तो जो जेन्युइन बायर है उसे प्रॉब्लम फेस करना होगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलेगा तो आपको फिर क्रेडिट नहीं मिलेगा।
availed ITC of an amount that exceed the credit that can be availed by him. अब हो सकता है सप्लायर ने ज्यादा आईटीसी क्लेम कर रखा है, जितना उसको अवेल करना था उससे ज्यादा अगर वो अवेल कर रहा है, तो उस केस में हमारा क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा. Defaulted in discharging tax liability in accordance with section 49 subsection 12 subject to such condition and restriction. तो अगर डिफॉल्ट किया है टैक्स लाइबिलिटी पेमेंट करने में सेक्शन 49 सबसेक्शन 12 के अकॉर्डिंगली, तो आपका आईटीसी जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा. मतलब वी आर डिपेंडेंट ऑन सप्लायर. इफ सप्लायर इज नॉट पेइंग द टैक्स, इफ सप्लायर इज शोइंग, अगर वो दिखा रहा है जीएसटीआर 1 में लेकिन 3B में जो है वो पे नहीं कर रहा है टैक्स और वो आईटीसी ज्यादा अवेल कर रहा है, तो अब उसकी गलती की सजा की भुगतान जो है वो जेन्युइन बायर करेगा. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका सप्लायर जो है वो जीएसटी कंप्लायंट होना चाहिए. सो ये जो है अभी लागू होगा ये सारी चीजें. अब बात करेंगे सेक्शन 49 में, उसमें भी काफी चेंजेस आया है. तो क्या चेंजेस आया है सेक्शन 49 में हम देखते हैं. सेक्शन 49 बताता है पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और अदर अमाउंट के बारे में. तो उसमें अमेंडमेंट क्या हुआ है, प्रिस्क्राइबिंग रिस्ट्रिक्शन फॉर यूटिलाइजिंग द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. अब बताया जाएगा, प्रिस्क्राइब किया जाएगा कि कितना आप अमाउंट यूटिलाइज कर पाओगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से. ऐसा बहुत जगह देखा गया, बहुत जन को नोटिस भी आया था पहले, कभी एक्ट में नहीं आया लेकिन नोटिस आया है कि आप 100% अपना क्रेडिट यूटिलाइज कर रहे हो और आप कैश में कुछ पेमेंट ही नहीं कर रहे हो. तो इस केस में गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना मैं प्रिस्क्राइब कर दूं कि इतना ही आप क्रेडिट लेजर से यूज कर पाओगे. तो अभी प्रिस्क्राइब हुआ नहीं, प्रिस्क्राइब होगा. Allow transfer of amount available in electronic cash ledger under CGST of a registered person to electronic cash ledger under said act or IGST of a distinct person. अब क्या हो रहा है, आपको अलाउ किया जाएगा कि आप अपना इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ट्रांसफर कर सको दूसरे के जो डिस्टिंक्ट पर्सन है उसके इलेक्ट्रॉनिक लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ट्रांसफर आप कर पाएंगे डिस्टिंक्ट पर्सन के. Provide for prescribing the maximum proportion of output tax liability which may be discharged through electronic credit ledger. कि कितना maximum proportion आप credit ledger use करके पे कर पाओगे वो भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा. तो ये रूल 86B पहले आया था जो बताता था कि कितना हम आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी हम क्रेडिट लेजर से पे कर सकते हैं और कितना हमें कैश लेजर से पे करना ही पड़ेगा. उसको अब जो है सेक्शन में ला दिया गया, सेक्शन 49 में बताया जाएगा, प्रिस्क्राइब किया जाएगा कि कितना मैक्सिमम प्रोपोर्शन आप आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का क्रेडिट लेजर से डिस्चार्ज करोगे. अब ओमिशन ऑफ सेक्शन 42, 43, 43A. तो सबसे पहले 42 क्या था, ओमिशन मतलब हटा दिया गया है. 42 था मैचिंग, रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो पहले लोगों ने सोचा था, जब जीएसटी एक्ट आया था तब इन्होंने सोचा था कि जो पर्सन है, एक पर्सन अपना जो सप्लायर है वो आउटवर्ड सप्लाई दिखाएगा और रेसिपिएंट इनवर्ड सप्लाई का पूरा इनवॉइस वाइज डिटेल दिखाएगा, फिर उसको मैच किया जाएगा. अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी होगी, मैचिंग नहीं होगा, तो उस केस में दोनों को बताया जाएगा कि डिस्क्रिपेंसी है और दोनों में से एक को करेक्ट करना पड़ेगा, जो करेक्ट फिगर है वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा. तो ये जो टू वे कम्युनिकेशन है कि आप सप्लायर को उसकी गलती बताओ, रेसिपिएंट को गलती बताओ, तो वो तो अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो रेसिपिएंट है वो इनवर्ड सप्लाई का डिटेल जो है वो इनवॉइस वाइज देता ही नहीं है. तो ये टू वे कम्युनिकेशन कभी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट तो किया ही नहीं गया. ना ही सप्लायर को आप बता सकते थे, ना रेसिपिएंट को बता सकते थे कि उनकी क्या गलती है, क्योंकि आप मैच नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आपके पास इनवर्ड सप्लाई का इनवॉइस वाइज डेटा नहीं था. राइट. तो अब
प्रैक्टिकली जब कभी हुआ ही नहीं तो ये सेक्शन को हटाना जरूरी था, उन्होंने सेक्शन को हटा दिया। अब जीएसटीआर 2B के बेसिस में ही आपको जो करना है आप करो। जीएसटीआर 2B मतलब सप्लायर में जो दिखा दिया है वही आप क्रेडिट ले पाओगे। तो प्रॉब्लम यही है कि अब सप्लायर डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है। सेक्शन 42-43 जो बताता था मैचिंग, रिवर्सल, रिक्लेम ऑफ रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, और 43A बताता था प्रोसीडियर फॉर फर्निशिंग रिटर्न एंड अवेलिंग आईटीसी। ये सारी चीजें हटा दी गई है, ओमिट कर दी गई है, जो जरूरी था क्योंकि कभी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हुआ था इनवर्ड सप्लाई का डिटेल इनवॉइस वाइज, और मैचिंग कभी नहीं हुआ था, और कभी भी ना सप्लायर ना रेसिपिएंट को कम्युनिकेट किया गया था कि आपकी गलती हो रही है। एक्सटेंडेड टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी बहुत ही वेलकमिंग चेंज है, लेकिन मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगी कि आप बोल रहे हो कि आप कोई भी फाइनेंशियल ईयर का क्रेडिट, पहले बोलते थे कि 30 सितंबर का जो भी रिटर्न है जीएसटीआर 3B का उधर तक आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन अब आपने एक्सटेंड कर दिया 30 नवंबर कर दिया। ये वेलकमिंग है, काफी वेलकमिंग है, लेकिन मैं एक चीज यहाँ पर जरूर बोलना चाहूंगी कि जीएसटीआर 9 जो है हमारा एनुअल रिटर्न, जब हम फाइल करते हैं तभी हम सारा जो है रिकंसिलेशन वगैरह करते हैं और सब प्रॉपर्ली देखते हैं, तब अगर आप हमें अलाउ करें आईटीसी लेने के लिए तो बहुत सारा जो हमारा कॉस्ट है वो बच जाएगा। तो उन्होंने अलाउ किया कि आप 30/11 तक ले सकते हो, लेकिन जीएसटीआर 9 के टाइम जब हम जीएसटीआर 9 प्रिपेयर करते हैं उस टाइम हम आईटीसी नहीं ले सकते। तो हमारा लास्ट डेट रहेगा 30/11 का, जो भी ड्यू डेट है तब तक हम आईटीसी क्लेम कर पाएंगे किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का। तो इन्होंने टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दी है, 30 सितंबर से 30 नवंबर कर दी है। ओके, अब ये जो है ये बहुत लिटिगेटिव इशू था। सेक्शन 50 जो बताता था कि लेवी ऑफ इंटरेस्ट ऑन इनपुट टैक्स रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड, अब इसको रिट्रोस्पेक्टिव कर दिया गया है, क्योंकि सब बोलते थे कि यार मैंने अवेल तो कर लिया आईटीसी लेकिन मैंने अभी तक यूज ही नहीं किया, तो मैं किस बात का इंटरेस्ट पेमेंट करूं? अगर मैंने रॉन्गली अवेल किया है, मैंने यूज ही नहीं किया, तो इंटरेस्ट क्यों पेमेंट होगा? तो गवर्नमेंट ने बोला कि दो बात आपको ध्यान रखना है, आपने अवेल कर लिया और आपने यूज भी कर लिया, दोनों चीज आपने की है तब आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है। अब इंटरेस्ट का एक कंफ्यूजन था, सब बोलते थे मैम 18% जाओ या 24% जाओ, तो 18% इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव कर दिया है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उस पर अब 18% इंटरेस्ट लगेगा रिवर्सल पे, ठीक है। तो 18% पर एनम रेट्रोस्पेक्ट अमेंडमेंट हो गया। अब बात करते हैं कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की, जो सेक्शन 29 बताता था कि कब डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। तो कॉम्पोजिट डीलर के केस में इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। नॉट फर्निशिंग ऑफ अ रिटर्न फॉर अ फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ सच रिटर्न। ड्यू डेट जो भी है फाइनेंशियल ईयर, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न है कंपोजिट डीलर का, अगर आप 3 महीने से ज्यादा देरी करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। और अदर देन कंपोजिट डीलर के लिए नॉट फर्निशिंग फॉर सच कंटिन्यूअस टैक्स पीरियड अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं हुआ है। रेगुलर डीलर के लिए बताया जाएगा कि अगर आप फर्निश नहीं करोगे जीएसटी का रिटर्न फॉर सच कंटिन्यूअस टैक्स पीरियड, वो बताया जाएगा, तो आपका कैंसिल हो जाएगा। पहले था आपका 6 महीना, पहले अगर आप देखोगे एक्ट खोल के सेक्शन 29 तो 6 months का था, लेकिन अब इन्होंने प्रिस्क्राइब ये करेंगे, अभी तक इन्होंने किया नहीं है। एक्सटेंडेड टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट, तो आप किसी भी पर्टिकुलर ईयर का अगर आप भूल गए हो जीएसटीआर 1 में शो करना, तो क्रेडिट नोट अगर आप भूल गए हैं तो आप 30/11 तक शो कर पाएंगे, मतलब नवंबर तक। पहले सितंबर तक का टाइम लिमिट मिलता था, अब नवंबर तक का आपको टाइम लिमिट है। अब सेक्शन 37 में भी अमेंडमेंट हुआ है। सेक्शन 37 बताता है फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई के बारे में।
Provide for prescribing condition and restriction for furnishing detail of outward supply and for communication of the details of such outward supply to concerned recipient. तो कुछ restriction लगाया जाएगा, प्रिस्क्राइब किया जाएगा कंडीशन की कैसे आप आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल्स जो है वो फिलअप करोगे. Do away with two-way communication in return filing, कि आपको डिस्क्रिपेंसी बताया जाएगा, वो अब रहा नहीं. ठीक है, क्योंकि वो कभी प्रैक्टिकली आया भी नहीं था कि रेसिपेंट का जो इनवर्ट सप्लाई का डिटेल है उसको कंपेयर करें आउटवर्ड सप्लाई के डिटेल्स है, क्योंकि रेसिपेंट इनवॉइस वाइज अपना डिटेल्स कभी देते ही नहीं थे इनवर्ट सप्लाई का. तो डू अवे हो गया, अब वो हटा दिया गया. Provide for tax period wise sequential filing of details of outward supply. अब ये भी एक अच्छा वेलकमिंग चेंज है कि आपको टैक्स पीरियड वाइज सिक्वेंशियल फाइलिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई का जो है ऑप्शन मिलेगा कि आप टैक्स पीरियड वाइज डिटेल्स डाल सको. एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई. हमको भी पता था कि आउटवर्ड सप्लाई हम 30 सितंबर तक ठीक कर सकते हैं, कुछ भी हमने गलती किया है किसी पर्टिकुलर ईयर में, अब 30 नवंबर तक हम ठीक कर पाएंगे. तो दैट इज ऑल्सो अ वेलकमिंग चेंज. एक अच्छा चेंज आया है कि 30/11 तक हम ठीक कर पाएंगे. टाइम लिमिट थोड़ा एक्सटेंड इन्होंने कर दिया. अब देखिए, अगर मैं देखूं तो आपको ये पता चलेगा कि इनपुट टैक्स रिलेटेड चेंजेस जो है वो पूरा जीएसटीआर 2 भी डिपेंडेंट हो चुका है, जिसमें आपको एक सेक्शन मिलेगा जिसमें बताया जाएगा कि आप क्रेडिट क्यों नहीं ले सकते. अगर आपके रेसिपेंट जो भी सप्लायर है उसने टैक्स पेमेंट नहीं किया, उसने जीएसटीआर 1 में दिखाया 3B में टैक्स पेमेंट नहीं किया, उसने आईटीसी ज्यादा ले लिया है, तो ये सारा जो कंडीशन है वो लगाएंगे कि आप आईटीसी नहीं ले पाओगे. दूसरी चीज, एक वेलकमिंग चेंज है कि आपने आईटीसी अवेल किया है लेकिन यूटिलाइज नहीं किया है, रॉन्गली अवेल किया, तो उसके रिवर्सल पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा. आपको अवेल आपने किया और यूटिलाइज भी कर लिया तब रिवर्सल पे इंटरेस्ट लगे, और इंटरेस्ट का रेट भी 18% है. तो दैट इज अ वेलकमिंग चेंज. अब क्रेडिट नोट जो है आप 30/11 तक जो है दिखा पाओगे अगर आपने दिखाया नहीं है तो, और 30/11 तक आप जो भी रेक्टिफिकेशन करना चाहो वो कर पाओगे और आईटीसी का जो क्रेडिट है वो भी ले पाओगे. तो ये सारे वेलकमिंग चेंज थे. तो आप समझ ही गए होंगे कि अब जो है गवर्नमेंट का एक ही पर्सपेक्टिव है कि जो आप क्रेडिट है तभी लो जब आपका सप्लायर कंप्लायंट है, जब गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है तभी आपको क्रेडिट मिले. थैंक यू सो मच गाइस, होप ये वीडियो आपके लिए आपको समझ में आया होगा. थैंक यू गाइस.